अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जानेंगे स्थिति सदिश के बारे में, अर्थात पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अध्याय के प्रश्नों को हल करने से पहले सभी नियमों को भली भांति विद्यार्थियों को सीखना है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह गणित आपके लिए एक नई गणित है। आगे चलकर अगली कक्षाओं में ये पूरी एक पुस्तक का रूप धारण करेगी, इसलिए इसे आप प्रारंभिक स्थिति में मजबूती से सीखें। तो इस वीडियो में आपको अभी क्या क्या सीखना है। स्थिति सदिश के अंतर्गत एक बिंदु का स्थित सदिश कैसे प्रकट किया जाएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का स्थित सदिश कैसे लिखा जाएगा, किन्हीं दो बिंदुओं को अंता विभाजन या बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु के स्थित सदिश के क्या सूत्र होंगे, क्या सिस्टम होता है, और मध्य बिंदु के स्थित सदिश के लिए हमें क्या ध्यान देना है या क्या सीखना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक बिंदु का स्थित सदिश। तो मान लीजिए कि हमने एक सदिश ये खींच दिया, ये एक सदिश हमने खींच दिया है। इसका नाम शॉर्ट में हमने रखा ए। अब इसका स्थित सदिश हम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि यह बिंदु इसका टेल है और यह बिंदु इसका हेड है। तो किसी सदिश का जो हेड होता है, इस हेड का नाम हमने पी रखा। तो इस हेड पी की स्थिति इस टेल वाले बिंदु के सापेक्ष कैसी है, कहाँ है, यह बताना ही स्थित सदिश कहलाता है। अर्थात इस प्रारंभिक बिंदु को हम मूल बिंदु बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस बिंदु से होकर जाता हुआ, ये देखिए हमने एक एक्स अक्ष खींच दिया। ये हमने क्या खींच दिया, एक्स अक्ष। ये पॉजिटिव एक्स और ये इधर एक्स डैश हो गया। और इस बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए ये हमने वाई अक्ष खींच दिया। तो ये अभी स्थिति जो तुमको दिखाई जा रही है, ये इस समतल पर दिखाई जा रही है, अर्थात द्विविमीय तल पर दिखाई जा रही है। द्विविमीय तल में दो विमाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो सदिश हमको दिखाई पड़ रहा है, जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु है, तो प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु को हम ओ से प्रकट करते हैं। तो ये सदिश क्या हो जाता है, ओपी हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी सदिश को मूल बिंदु के सापेक्ष प्रकट करना एक बिंदु की स्थिति दर्शाता है। एक बिंदु की स्थिति सदिश दर्शाता है। अर्थात यहाँ बिंदु P की स्थिति सदिश बराबर कहा जाएगा वेक्टर OP। ठीक है ना। इस वेक्टर OP का हमने सूक्ष्म नाम वेक्टर A रखा था, लेकिन यहाँ पर इसको इसकी स्थिति के अनुसार इसको स्थित सदिश के रूप में वेक्टर OP कहा जाएगा। अब बात आती है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का स्थित सदिश वो कैसा होगा। तो फिर से हम वही काम करते हैं। ये देखिए हमने एक्स अक्ष खींचा और ये हमने वाई अक्ष खींचा। ये हमारे दो अक्ष हो गए और इनमें बीच में वही कोण है, समकोण,
ये y अक्ष है, ये नीचे y डैश हो गया है, और इधर ये x अक्ष है, ये x डैश हो गया। अभी हम दो बिंदु यहाँ पर ले रहे हैं इस प्रकार। इन दोनों बिंदुओं के नाम हमने रखे A और B। तो इन दोनों बिंदुओं की पहले तो स्थिति सदिश हमको लिखना चाहिए, तो वो कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? बिंदु A का स्थिति सदिश। बिंदु A का स्थिति सदिश। आप चाहो तो हिंदी में लिखो और चाहो तो ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ A को क्या कहा जाएगा? वेक्टर OA। कैसे कहा जाएगा? ये मूल बिंदु O है, O को A से मिला दीजिए, तो ये एक सदिश बन गया। कौन सा सदिश बन गया? OA बन गया। अब जब हम O को B से मिलाएंगे, क्या किया? O को B से मिला दिया, तो अब क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या कहा जाएगा? OB कहा जाएगा। अब इधर हम AB रेखा को मिला लेते हैं, तो इस AB रेखा को यदि हम सदिश के रूप में प्रकट कर दें, ऐसे AB को क्या हमने प्रकट कर दिया? सदिश के रूप में। तो यहाँ पर त्रिभुज योग नियम क्या कहता है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ सदिशों के त्रिभुज योग नियम के त्रिभुज योग नियम से। तो अब त्रिभुज योग नियम में क्या तुमको सिखाया गया? कि दो क्रमागत सदिशों का योग, जैसे देखो ये और फिर ये। अब यहाँ पर दो क्रमागत सदिश कौन से चुने जाएंगे? OA प्लस AB। ध्यान दीजिए, OA प्लस OB नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि OA और अगर OB को चुनोगे तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु O है, तब तो फिर तुमको समांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी हमने पीछे वीडियो में सिखाया भी था कि दो सदिशों का योग करते समय यदि उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु है तो समांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। और हम त्रिभुज नियम में क्या करते हैं कि पहले सदिश का हेड और दूसरे सदिश का टेल आपस में जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ दूसरा सदिश AB को ले लिया, तो जो परिणामी होगा पहले की टेल से दूसरे का हेड होगा। तो यहाँ पर OB क्या बन जाएगा? परिणामी बन जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर OB बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। अब देखिए भाई, अब तुमको वेक्टर AB की वैल्यू निकालनी है, तो OB का इधर पक्षांतर कर लोगे, तो वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA बराबर वेक्टर AB। तो इस प्रकार AB का जो स्थित सदिश आया, अतः अब हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ AB। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ AB, या इसको हिंदी में कह सकते हैं AB सदिश का स्थिति सदिश। ठीक है ना? या यूं कहेंगे वेक्टर AB बराबर OB माइनस OA, OB माइनस OA। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेक्टर AB बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब फिगर में फिर से आते हैं। यदि OA का नाम हम वेक्टर A रखें और OB का नाम वेक्टर B रखें, तो ये जो परिणामी सदिश AB हो रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है? वेक्टर B माइनस वेक्टर A बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी सदिश यदि दो कैपिटल लेटर्स के रूप में है, AB है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट है OB माइनस OA। या पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना है
तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का सदिश, अर्थात जैसे कि अभी कोई तुमसे कह दे कि वेक्टर पी क्यू के बारे में बताओ, तो क्या कहोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक, इस प्रकार कहेंगे, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी। तो किसी सदिश को इस प्रकार भी लिखा जाएगा। तो ये है दो बिंदुओं से मिलकर बने सदिश का स्थित सदिश निकालना या याद करना। अब विद्यार्थी देखेंगे दो बिंदुओं को, नंबर ए अंतःविभाजन, नंबर बी वाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु के स्थित सदिश। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिया, ये दो बिंदु ले लिए और दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा ए बी है, और इस ए बी पर कोई एक बिंदु जी इस प्रकार है कि ए जी और बी जी में जो अनुपात है वो यम अनुपात एन है। फिर से समझिए, ए और बी दो बिंदु हैं, ये इनको मिलाने वाली रेखा ए बी है। जी एक ऐसा बिंदु है जो ए बी को एम और एन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अगर हमको इस जी की पोजीशन ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह अंतः विभाजन सूत्र कहलाता है। लेकिन इससे पहले इस ए की पोजीशन हमको पता होनी चाहिए और इस बी की पोजीशन भी हमको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, जैसा अभी हम करते आ रहे थे कि ये हमने एक्स अक्ष खींचा है और ये हमने देखिए वाई अक्ष खींच दिया। ठीक है, तो अब हमें ये मूल बिंदु मिल गया यहाँ पर, तो ये हमारा वेक्टर ओ ए हो गया। ठीक, और ये वेक्टर ओ बी हो गया। यदि वेक्टर ओ ए को हमने ए कह दिया, अर्थात बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बिंदु बी के पोजीशन वेक्टर को हमने वेक्टर बी कह दिया, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यदि वेक्टर ओ ए बराबर ए तथा वेक्टर ओ बी बराबर बी, ए जी अनुपात बी जी बराबर एम अनुपात एन, तो फिर इस जो जी का पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा ओ जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, अर्थात इसको क्या कहेंगे, वेक्टर ओ जी बराबर क्या होगा, एम इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अर्थात एम का गुणा इधर इससे और एन का गुणा इधर इससे। तो ये क्या हो जाता है, एम वेक्टर बी, बी की पोजीशन बी है, प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, ये फार्मूला होता है। ये विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, कोई ए बी अगर सदिश है, उस ए बी सदिश को कोई बिंदु जी इस प्रकार अंतः विभाजित करता है कि उनमें ए जी और बी जी के अनुपात जो हो यम और एन हो, तो जी का जो पोजीशन वेक्टर अगर हमको निकालने को आएगा तो वह पोजीशन वेक्टर क्या कहा जाएगा, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। यहाँ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर बी, और ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसी प्रकार यदि हमने दो बिंदु ए और बी लिए, ए और बी, और कोई बिंदु जी इस रेखा को बाह्यता विभाजित करता है। बाह्यता विभाजन करने के लिए बिंदुओं विद्यार्थियों को पहले भी बताया जा चुका है कि बाह्यता विभाजन में होता क्या है कि उसी रेखा को आगे बढ़ाने पर बाहर कहीं बिंदु मिलता है। तो अर्थात यहाँ पर ए जी जो है वो क्या है, एम है। ए जी का हिस्सा कितना है, एम, और जो बी जी का अनुपात है वो एन है। अर्थात ए बी रेखा को यह जी बिंदु एम अनुपात एन में बाह्यता विभाजित करता है। तो फिर यहाँ पर फिर वही हम एक चतुर्थांश बनाएंगे। तो जब हम चतुर्थांश बनाएंगे तो हमने दोनों अक्षों को
अलग कलर से प्रदर्शित किया है। तो ये देखिए हमारा वेक्टर ओ ए हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हमने ए लिया है, और बी का पोजीशन वेक्टर बी हम ले लेते हैं। तो अब हमको जो जी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये हमको जो निकालना है, तो वाह्यता विभाजन में यहाँ पर वेक्टर जो ओ जी होगा वो क्या होगा, m इंटू बी, वही m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। ये सूत्र विद्यार्थियों को लगभग उस प्रकार मिलते जुलते हैं जिस प्रकार पिछली कक्षा में हमने दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक और वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक में सीखा था। तो इस प्रकार अंतः विभाजन में यहाँ प्लस होता है और वाह्यता विभाजन में यहाँ माइनस होता है। अब इसके साथ ही साथ अब हम एक बात और देखेंगे, यहाँ पर एक प्रमेय सत्यापित करना आपको आगे चलकर सिखाया जाएगा, जिसको हम लैम्डा म्यू थ्योरम कहते हैं। वो क्या होती है, आइए देखते हैं। क्या कहती है प्रमेय, यदि बिंदु जी रेखा ए बी, यहाँ पर देखिए रेखा ए बी को लैम्डा अनुपात म्यू के अनुपात में विभाजित करे तो दो सदिशों लैम्डा वेक्टर ओ ए तथा म्यू वेक्टर ओ बी का परिणामी लैम्डा प्लस म्यू वेक्टर ओ जी होता है। अर्थात यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा वेक्टर ओ ए प्लस म्यू वेक्टर ओ बी बराबर लैम्डा प्लस म्यू वेक्टर ओ जी। ये बिल्कुल इस सूत्र के जैसा है। देखिए m और n की जगह पे क्या हो गया है, लैम्डा और म्यू हो गया है, ठीक है ना। तो m प्लस n लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। ओ जी, अब देखो m प्लस n का इधर तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस n ओ जी हो जाएगा। और इधर m b, तो यहाँ पर वेक्टर म्यू ओ बी है, और n a, तो यहाँ पर n a के साथ है तो इसको लैम्डा मान लीजिए। तो n को अगर लैम्डा कह दोगे, m को म्यू कह दोगे, तो m प्लस n चाहे n प्लस m कुछ भी कहो तो ये वैल्यू होगी। तो इस जैसा ही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ए बी को जी क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सूत्र क्यों प्रयोग किया जाता है, चूंकि यहाँ पूरे सदिश का कुछ भाग लिया जाता है। अगर लैम्डा ओ ए लिया गया है या कुछ गुना लिया जाता है, इसी प्रकार म्यू ओ बी लिया जाए, तो बिंदु ए बी को लैम्डा म्यू के अनुपात में जी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये लैम्डा म्यू प्रमेय आपको ध्यान रखनी है, प्रश्नावली में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर जी क्या हो जाए, एक क्षण इसका मध्य बिंदु हो जाए, अगर ए बी का मध्य बिंदु जी हो जाए, तो फिर लैम्डा और म्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लैम्डा और म्यू जब बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि लैम्डा और म्यू को दोनों को 1 मान सकते हैं। देखिए यहाँ फिगर में हम दिखाते हैं कि ये हमने ए बी रेखा ली और जी इसका ले लिया मध्य बिंदु। तो जी जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो ए जी और बी जी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर बी जी 1 तो ए जी 1, अगर ए जी 1 तो बी जी 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 ओ ए, और ये क्या हो जाएगा, 1 ओ बी। अर्थात यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी बराबर ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 ओ जी।
तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ओ जी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी बटे 2। और यही हमको आगे वाला नियम भी सीखना है। चलिए अगला कौन सा नियम है, आइए ध्यान से देखते हैं। तो ये वही चीज आ गई, मध्य बिंदु के स्थिति सदिश। तो अभी हमने क्या देखा कि यदि दो बिंदु ए और बी लिए जाएं और उनका मध्य बिंदु जी हो और इनके पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ए हो और बी का पोजीशन वेक्टर बी है। अब ये वेक्टर ए वेक्टर बी इस प्रकार भी लिखे जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर मूल बिंदु ओ इस प्रकार ले लें तो ये ओ ए बन गया तुम्हारा, और ये बन गया ओ बी बन गया, और ये हो गया ये ओ जी हो गया। तो इस प्रकार जो जी का पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर ओ जी बराबर, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, अनुपात क्या है, दोनों बराबर है, मध्य बिंदु है तो 1:1 है। तो हम अगर सूत्र पहले वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एन बी होता है, तो 1a प्लस 1b अपान 1+1। तो इस प्रकार भी हमें देखिए रिजल्ट क्या मिल जाता है, a प्लस बी बाई 2 वेक्टर ओ जी। तो मध्य बिंदु के स्थित सदिश के लिए हम ये फार्मूला इस प्रकार भी लगा सकते हैं, या अभी पीछे हमने तुमको लेम्डा म्यू का प्रयोग करके सिखाया, उस प्रकार भी हमको यही सूत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने बिंदुओं के स्थित सदिश समझे, और साथ ही दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यदि हम आनुपातिक विभाजन करते हैं, चाहे वो अंतः विभाजन हो चाहे वो बाह्यता विभाजन हो, से संबंधित बिंदुओं के भी स्थित सदिश ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब आइए सीखते हैं किसी सदिश का एक अदिश से गुणन। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस अध्याय का। तो अब हम लिखेंगे क्या, माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो क्या हैं, सदिश हैं, तथा एम व एन दो अदिश हैं। हमने क्या किया, दो सदिश और दो अदिश ले लिए। तो यदि हम m का गुणा वेक्टर a में करेंगे, m का गुणा वेक्टर a में करने पर m वेक्टर a प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ फर्स्ट क्या कह सकते हैं, m इंटू वेक्टर a बराबर m वेक्टर a, अर्थात यहाँ पर इनका अगर हम गुणा करते हैं तो m वेक्टर a हो जाता है। या फिर इसको हम वेक्टर a इंटू m भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, या वेक्टर a का m गुना, ऐसा भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा इस प्रकार समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ये सदिश है, और ये जो सदिश है ये वेक्टर a है, इसका जो परिमाण है वो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। इस वेक्टर a का जो परिमाण है वो कितना है, 2 है। अब इसको हम 3 गुना करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, 3 गुना। ये वेक्टर a है और इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, 3 गुना। तो 3 से गुना करेंगे या गुणा करेंगे तो ये बन गया 3 वेक्टर a। तो इसका तात्पर्य है कि 3 वेक्टर a का जब हम परिमाण निकालेंगे तो वो 3 गुणित 2 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किसी भी सदिश में उसका हम जितने गुना करेंगे वह सदिश का परिमाण उतने ही गुना बढ़ जाएगा। अगर यही हमने -3 गुना करना हो
अगर हमको -3 से गुणा करना हो तो क्या होगा, वेक्टर ए की दिशा इधर है और -3 से गुणा करने पर वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ उसकी 3 गुनी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, -3 वेक्टर ए, इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन जो परिमाण होगा -3 वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वो वही होगा, बराबर 3 × 2 6 सेंटीमीटर। क्योंकि परिमाण जो होता है एक लंबाई को प्रकट करता है और लंबाई कभी ऋणात्मक होती नहीं है। तो कुछ अन्य गुण होते हैं कि कोई सदिश अगर m वेक्टर a है और उसको हम n से गुणा कर दें तो इसको हम n m वेक्टर a कह सकते हैं, या इसको हम m n वेक्टर a भी कह सकते हैं। यदि किसी एक वेक्टर a को हम दो सदिशों के योग से गुणा करें, दो अदिशों के योग से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, m वेक्टर a प्लस n वेक्टर a, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है, अगर किसी m का अदिश का गुणा हम दो सदिशों के योग में करना चाहें तो इसको हम m वेक्टर a प्लस m वेक्टर b, इस रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार किसी सदिश का जब आप अदिश से गुणन करते हैं तो अदिश क्या होता है, उस सदिश के साथ लग जाता है या उसके गुणांक का एक कार्य करता है। तो अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने प्रमुख नियमों को सीखा, बिंदुओं के स्थिति सदिश के बारे में जाना, अंता विभाजन और वाह्यता विभाजन आदि आनुपातिक विभाजन सीखे, मध्य पद के स्थित सदिश सीखे, किसी सदिश का अदिश से गुणन सीखा। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अब अगले वीडियो से विद्यार्थियों को अभ्यास से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। अभी तक के ये जो 3 वीडियो आपको बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं, इन तीनों वीडियो को विद्यार्थियों को क्रमशः देखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सभी विद्यार्थी इन्हें देखकर इनके नियमों को नोट कर समझकर तैयार अवश्य करें, ताकि आने वाले अभ्यास आपके लिए बिल्कुल सरल हो सके।